आप सभी लोग सभी टीचर को पहचान रहे होंगे, है ना। जितने भी लोग एप्लीकेशन पे लाइव जुड़े हैं, तो सबसे पहले आप सभी लोग को मैंने अभी अभी बताया कि बनारस से हमारी कोचिंग चलती है। तो एक बार महादेव जी का जयकारा हो जाए और सभी लोग एक बार महादेव जी का नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो मिशन 2026 के लिए बच्चों दिवाली चल रहा है, तो सबसे पहले दिवाली ऑफर है, दिवाली धमाका ऑफर, जो अभी बार बार हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ कोर्स का प्राइस काफ़ी कम रहता है। तो अभी दिवाली आया है, तो 25 अक्टूबर तक हमारे एप्लीकेशन सीयूटी कॉन्सेप्ट पर जितने भी कोर्स है सभी कोर्स में 500 का ऑफ है, 500 का ऑफ है। आपको कूपन यूज करना है दिवाली 500, दिवाली 500। तो सबसे पहले हम आगे जब बढ़ेंगे तो देख लीजिए हमारा कोर्स का प्राइस जो अभी है करंट में बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। इसके बाद भी आपको एकदम हैवी ऑफर मिलने जा रहा है। जो ऑफर है, अब देखो, जब आप कूपन यूज कर लोगे, कूपन यूज करने के बाद सिर्फ 2000 में आप सीयूटी यूजी एनसीटी। हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम हिस्ट्री डोमेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में एनसीटी के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, तो जो एनसीटी का टेस्ट होता है उसमें कंबाइंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 7 सब्जेक्ट से। 640 नंबर का पेपर होता है। 28 क्वेश्चंस हिस्ट्री से आते हैं, जिनमें से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। काफ़ी मेजर पोर्शन हमारा हिस्ट्री का ऑलरेडी हमारी क्लासेस में कवर हो चुका है, तो मैंने सोचा कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो आप तक जाना चाहिए। इस वीडियो में हम ना सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बल्कि उनके जो ऑप्शंस हैं थोड़ा बहुत उनको भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको एक आइडिया भी लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पेपर में। तो शुरू करेंगे। हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड ले लें कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को पैटर्न ना पता हो। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनका क्या पैटर्न है, और फिर हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाइम की, तो 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। सीयूटी की तरह नहीं होता कि अलग अलग आपके पेपर होंगे, एक ही पेपर में आपको सारे सब्जेक्ट्स को करना होता है। जिसमें हिस्ट्री के अगर आप देखेंगे तो 28 क्वेश्चंस इन टोटल होते हैं, जिनमें से आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो टाइम आपको मिलेगा 3 आवर्स का। टोटल मार्किंग होगी 640 की, और जैसा कि सीयूटी में होता है वैसे ही आपको +4 मिलेगा एक राइट क्वेश्चन का, और -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम क्वेश्चन गलत ना करें। और क्वेश्चंस काफी ज्यादा अगर आप देखेंगे, अभी मैं आगे आपको सॉल्व भी करवाऊंगी, तो कुछ क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कुछ घुमावदार क्वेश्चंस हैं, तो हम उनको भी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, तरफ बढ़ेंगे। और देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो, अगर आपने हिस्ट्री डोमेन की क्लासेस अटेंड की होंगी, तो मैंने आपको 2nd चैप्टर में ही इस क्वेश्चन के बारे में बताया था। इनफैक्ट स्टार्टिंग ही हमारे चैप्टर की यहीं से हुई थी। याद करिए, 2nd वाला जो चैप्टर था, जिसमें मैं आपको अर्ली सोसाइटीज वगैरह के बारे में बता रही थी, जहां पर पॉलिटिकल सिस्टम्स डेवलप होना शुरू होते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी आया है पेपर पैटर्न में, कि करेक्ट और इनकरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में करेक्ट है, यानी कि सही है। अब ध्यान से देखिए, आप चारों स्टेटमेंट्स अपने सामने के पढ़िए और उसके बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट रहने वाला है, सही रहने वाला है। तो जब हम इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। तो इंस्क्रिप्शंस वो चीजें होती हैं जो भी हार्ड सरफेस पे लिखी गई होती हैं, सतह पे, हार्ड सतह पे लिखी गई होती हैं, तो उनको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में इंस्क्रिप्शंस जो थे वो अरमाइक और ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे। नॉर्थ वेस्ट पोर्शन की अगर बात करेंगे तो कौन सा पोर्शन आ जाएगा? वो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान साइड वाला पोर्शन है। तो बिल्कुल सही बात है, अशोक के इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो पूरी कंट्री में फैले हुए थे, बट जो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन के इंस्क्रिप्शंस थे वो अरमाइक और ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। तो ये वाला ऑप्शन तो सही हो गया। फिर क्या है? मोस्ट नहीं, देखिए यहाँ पे ए नंबर है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत भाषा में थे अशोक के इंस्क्रिप्शंस, बिल्कुल ठीक है। अशोक, ये पहला स्टेटमेंट सही है, और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट वाले जो इंस्क्रिप्शंस थे वो अरमाइक और ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। फिर उसके बाद बोल रहा है, मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शंस वर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे प्राकृत इंस्क्रिप्शंस जो थे वो या तो ब्राह्मी में लिखे गए थे या तो खरोष्ठी में लिखे गए थे। और ब्राह्मी और खरोष्ठी किसने डिसाइफर की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने।
ठीक है, तो सी वाला स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है नॉर्थ वेस्ट में इंस्क्रिप्शंस ब्राह्मी में लिखे गए थे। तो देखिए अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो अभी ही ऊपर आपको बताया गया है कि नॉर्थ वेस्ट में इंस्क्रिप्शंस जो थे वो अरमाइक और ग्रीक स्क्रिप्ट्स में लिखे गए थे, तो ब्राह्मी में तो नहीं लिखे जाएंगे डेफिनेटली। अगर नॉर्थ वेस्ट पोर्शन पे है तो उसको तो अरमाइक और ग्रीक में लिखा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया कि ब्राह्मी में नहीं लिखे गए थे। और उसके बाद अरमाइक और ग्रीक स्क्रिप्ट्स वर यूज्ड इन राजस्थान, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, ए सही है, बी सही है, सी सही है और ई सही है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बोल रहा है कि ए बी सी और ई सही है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत डिटेल से इन चीज़ों को हमने क्लासेस में कवर किया है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था मैचिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला गया है कि कुछ आपको राजाओं के नाम दिए गए हैं और उनसे पूछा गया है कि वो कौन सी डायनेस्टी यानी कि कौन से राजवंश से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो पहला राजा दिया गया है पुलकेशिन, दूसरे हैं प्रभाकर वर्धन, तीसरे हैं घटोत्कच और चौथे हैं बल्लाल सेन। थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाइए। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने आता है बट इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो एक बार में इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पढ़िए, पहले पूरा क्वेश्चन, बात क्या है ना, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करिए, उसके बाद उसके आंसर्स पर जाइए। मे भी आपको क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तो एक दो ऑप्शन ऐसा बैठ जाएगा जिससे आपका पूरा आंसर बन जाएगा। अब देखिए डायनेस्टी दी गई है सेन ऑफ बंगाल, गुप्त, पुष्यभूति और अर्ली चालुक्य। मान लीजिए अगर आपको ये तीन नहीं भी पता है ऊपर के, पुलकेशिन, प्रभाकर वर्धन और घटोत्कच, चौथा वाला ऑप्शन देखिए बल्लाल सेन, लास्ट में क्या आ रहा है सेन, और फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है सेन ऑफ बंगाल। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप क्या कह सकते हैं कि डी का तो 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये बल्लाल सेन है और यहाँ पे कौन सी साम्राज्य की बात की जा रही है, बंगाल के सेनों की। तो डेफिनेटली अगर ये सेन है तो ये सेन से रिलेटेड ही कुछ होगा। एक कॉमन अगर आप अंदाजा लगाएं तो डी का क्या हो जाएगा 1। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें डी का 1 दिया है, देखिए यहाँ पे देखिए 2 में दिया गया है। तो ये 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए आपके सामने से। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं पुलकेशिन की अगर आप बात करेंगे तो पुलकेशिन मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है। चालुक्य साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी कर्नाटक वाले एरिया में, ठीक है, 543 BCE के अराउंड। तो पुलकेशिन जो है वो कहाँ पे हो जाएंगे, एक अर्ली चालुक्य रूलर। तो ए का क्या हो जाएगा 4। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है ए का 4। तो देखिए अगर आपको 2 चीजें भी पता है ना तो आप आसानी से जो है ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 यानी कि ए का 4 अर्ली चालुक्य। प्रभाकर वर्धन अगर आप बात करेंगे तो ये हर्षवर्धन आपने सुना होगा, तो ये उन्हीं की डायनेस्टी से रिलेटेड है, हाउस ऑफ पुष्यभूति, बी का 3, ठीक है, और घटोत्कच यानी कि गुप्ताज, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप हिंदी वालों को भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं, इस पे हम थोड़ा सा बाद में आएंगे क्योंकि ये डेट्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बहुत सारी डेट्स हैं तो इसको थोड़ा सा भी होल्ड करते हैं। डेट्स वाले सारे क्वेश्चन हम एक साथ अटेम्प्ट कर लेंगे, है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए विच महाजनपद वॉज द मोस्ट पावरफुल बिटवीन 6th and 4th सेंचुरी BC। सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपद कौन सी थी? याद करिए सेकंड चैप्टर में ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन टोटल 22 जनपद थी, ठीक है। जनपद यानी कि जहां पर जन सेटल हो गए, उन्होंने अपना पैर सेटल कर लिया, उसको हमने जनपद कहा। स्टार्टिंग में 22 जनपद जो है वो इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं। वहां से हम देखते हैं कि वो उनके बीच में वॉर्स होते हैं, लड़ाइयां वगैरह होती हैं, और क्या होता है 16 महाजनपद निकल के आती हैं। क्या निकल के आती हैं? 16 महाजनपद। फिर इनके बीच में भी लड़ाई वगैरह होती है, और क्या निकल के आती हैं? 4 महाजनपद निकल के आती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट इमर्ज होती हैं, और फिर इनके बीच में भी लड़ाई होती है, और फाइनली एक इंपॉर्टेंट महाजनपद निकल के आती है, कौन सी? मगध। कौन सी? मगध, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? मगध। मगध हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। मगध की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हुए चलते हैं। तो मगध की कैपिटल क्या थी? राजगीर। क्या थी? राजगीर। आज बिहार में राजगीर है, उस टाइम पे राजगह बोला जाता था, इसको राजगह बोला जाता था। फिर आते हैं उदयन, ठीक है, उदयन करके एक रूलर आते हैं, राजा आते हैं, और वो कैपिटल चेंज करके क्या कर देते हैं? पाटलिपुत्र। अब मैं ट्राई करूंगी कि मैं थोड़ा सा साफ सुथरा लिख दूं ताकि ये बाद में आपको एज अ नोट्स भी काम आ जाए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद जो उभर के आती है वो कौन सी थी? मगध। और मगध की बात करें तो राजगृह इसकी कैपिटल थी, जिसको चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया था किसने? उदयन ने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में जैसा कि मैंने आपसे कहा क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हमने पढ़ लिया कि कौन सा, हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं ढंग से और हम देखने चलेंगे कि क्वेश्चन करेक्ट कौन सा है, जबकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपको बताना है। यहाँ पे हम अभिलेखों की बात करेंगे, इंस्क्रिप्शंस की बात करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अभिलेख ठोस सतह जैसे पत्थर, धातु, मिट्टी के पात्रों पर उकेरे हुए दस्तावेज होते हैं। अभी ही मैंने आपको बताया, क्लास में भी मैं ये बात बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि अभिलेख क्या है, ठोस सतह पे कोई भी चीज जो हार्ड सरफेस पे लिखी गई होगी वो क्या होगी, इंस्क्रिप्शन। तो डेफिनेटली ये कथन तो सही है। हमसे क्या पूछा गया है, सही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो कथन सही है, ठीक है। फिर अभिलेख वस्तुतः स्थायी प्रमाण होते हैं, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है, क्योंकि जो चीज हार्ड सरफेस पे लिख दी गई उसको मिटाना, उसको डिस्ट्रॉय करना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं ना पत्थर की लकीर हो गया, तो ये पत्थर की लकीर है, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है, तो ये स्थायी प्रमाण होते हैं। कुछ अभिलेखों पर दिनांक अंकित होती है, ये भी ठीक बात है, कुछ अभिलेखों पर दिनांक अंकित होती है। सबसे प्राचीन अभिलेख संस्कृत में थे। अब बताइए क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? बहुत बच्चों को सही लग रहा होगा, बट जिन्होंने क्लास अटेंड किया उनको ये स्टेटमेंट सही नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने क्लास में बताया था कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सी भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे, ठीक है। सबसे प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वाला कथन सही नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद देखिए कौन से रूलर ने देवनामप्रिया का टाइटल अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो देखिए ये 4 रूलर्स आपके सामने दिए गए हैं, याद करिए। स्टार्टिंग वाले में ही मैंने आपको बताया था कि देवनामप्रिया और प्रियदर्शी 2 टाइटल्स अडॉप्ट हुए थे, 2 टाइटल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। देवनामप्रिया का क्वेश्चन पूछा गया है, अब मान लीजिए नेक्स्ट ईयर आपसे प्रियदर्शी वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना, तो तैयार रखिएगा। देवनामप्रिया और प्रियदर्शी ये दोनों टाइटल्स जो हैं वो अशोक ने अडॉप्ट किए थे, ठीक है। थोड़ा सा अगर इन राजाओं के बारे में बात करते हुए चले तो पुलकेशिन, अभी मैंने आपको बताया कौन है, चालुक्य रूलर है, चालुक्यों के राजा हैं, ठीक है। उसके बाद रुद्रदमन की बात करेंगे तो ये शाक रूलर है, ठीक है। इन्होंने सुदर्शन लेक जो थी, गिरनार में सुदर्शन लेक थी, उसकी रिपेयरिंग का काम करवाया था, ठीक है। एनसीईआरटी में बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद चंद्रगुप्त की बात करेंगे तो 321 बीसी में इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है। किसकी स्थापना करी थी? तो मौर्य राजवंश की स्थापना करी थी। तो ये हो गए चारों ऑप्शंस के बारे में भी, तो इस तरह से हम ऑप्शंस भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। उसके बाद क्या है, Which term is used to identify larger network of kinfolk during 600 BCE? मतलब कि बांधवों के बड़े समूह के लिए कौन से टर्म का यूज किया जाता था? तो अगर हम वंश की बात करेंगे तो इसका यूज लीनिएज के लिए किया जाता था, ठीक है। इसका यूज बंधु बांधवों के लिए नहीं किया जाता था, बंधु बांधवों के लिए जुनाती शब्द का यूज किया जाता था, ठीक है। कुल शब्द का यूज फैमिली के लिए यानी कि परिवार के लिए किया जाता था, ठीक है। और वर्ण का जो कॉन्सेप्ट है उसमें अगर आप देखेंगे तो 4 वर्ण आते थे, ब्राह्मण, यानी कि बंधु बांधवों का बड़ा समूह, और कुल की बात करें तो फैमिली के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम एंड में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रेसेस ऑफ कैनाल हैव बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। याद करिए जब मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में चैप्टर नंबर 1 में बता रही थी तो मैंने आपसे बोला था कि इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कहाँ से क्या क्या मिला है। कहाँ से मिला, पहली बात तो है ना, कहाँ से मिला और क्या मिला, ठीक है, क्या मिला, ये 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ट्रेसेस ऑफ कैनाल कहाँ पे मिले हैं, कैनाल के ट्रेस यानी कि नहरों के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं, तो नहरों के साक्ष्य शोरतुघाई से मिले हैं। याद रखिएगा शोरतुघाई कहाँ पे है, तो अफगानिस्तान में है, ठीक है, अफगानिस्तान में है, बहुत ही छोटा सा सेटलमेंट है, बट यहाँ से हमको नहरों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन की बात करेंगे तो यहाँ से क्या मिले हैं, फायर अल्टर्स मिले हैं, ठीक है, यानी कि हवन कुंड होता है, हवन कुंड, वो मिले हैं यहाँ से। उसके बाद ढोलावीरा की बात करेंगे तो यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें मिल रखी हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। लोथल की बात करेंगे तो यहाँ से डॉकयार्ड मिला है हमें, याद रखिएगा डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह मिला है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। हु डिफीटेड ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ चिन्हत
fought on 30 जून 1857। तो 30 जून 1857 में बैटल ऑफ चिन्हत होता है। हालांकि ये अभी हमारी क्लासेस में डिस्कस नहीं हुआ है, बट मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड अगर बताते हुए चलूं तो बैटल ऑफ चिन्हत जो है ये अवध में होता है। कहाँ पे होता है? अवध में। सर हेनरी लॉरेंस आते हैं ब्रिटिशर्स की तरफ से, और यहाँ पे बरकत खान और अहमदुल्ला खान दो लोग आते हैं। बरकत खान, अवध की तरफ से कौन कौन आता है? बरकत खान और अहमदुल्ला खान, ठीक है, अहमद उल्ला खान, ठीक है। तो अवध की तरफ से दो लोग आते हैं, बरकत खान और अहमदुल्ला खान। और ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन आता है? तो सर हेनरी लॉरेंस आते हैं। यहाँ पर बहुत एकदम फुल फ्लेजेड फाइट होती है, लड़ाई होती है। अगर आप 1857 की बात करेंगे तो 1857 में रिवोल्ट चल रहा था, विद्रोह चल रहा था। तो उसी विद्रोह का एक पार्ट है बैटल ऑफ चिन्हत। लखनऊ के आसपास ये बैटल होता है ना। और यहाँ पर ये जो बरकत खान और अहमदुल्ला खान हैं ये जीत जाते हैं, और जो सर हेनरी लॉरेंस हैं वो बैटल में ही शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं, ठीक है। तो अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैटल ऑफ चिन्हत में दो लोग लड़े थे, बरकत खान और अहमदुल्ला शाह। तो आपको ऑप्शंस में अहमदुल्ला शाह दिया हुआ है, तो आप अहमदुल्ला शाह मार्क कर लीजिएगा। और अगर ये नहीं दिया रहेगा तो बरकत खान दिया रहेगा, तो आप बरकत खान मार्क करके आइएगा। तो बैटल ऑफ चिन्हत याद रखिएगा, ब्रिटिशर्स और अवध के बीच में लड़ा गया था। सर हेनरी लॉरेंस आए थे ब्रिटिशर्स की तरफ से, और अवध की तरफ से ये दोनों लीडर्स ने रिवोल्ट को लीड किया था, और हमारे लीडर्स जो हैं वो विजयी हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। बादशाह नामा का राइटर कौन है? मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन आ गया है, मुगल साम्राज्य का क्वेश्चन है। बादशाह नामा के राइटर कौन है? तो जब हम बादशाह नामा की बात करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा बादशाह नामा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद जो है, हाँ, सबसे पहले हम बादशाह नामा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन के आंसर पर आएंगे। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो बादशाह नामा, ठीक है, और पादशाह नामा दोनों सेम चीज है, याद रखिएगा, ठीक है। पादशाह नामा, ठीक। और ये दोनों ही जो है ये शाहजहां की ऑटोबायोग्राफी हैं, ठीक है। किसकी? शाहजहां की ऑटोबायोग्राफी हैं। मतलब शाहजहां ने अपने टाइम पीरियड में जो भी डेवलपमेंट हुए, जो भी विकास हुए, जो भी कार्य शाहजहां ने किए, उनको इस बुक में लिखवा रखा है। पादशाहनामा और बादशाहनामा दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो पादशाह या बादशाह का मतलब होता है राजा। तो राजा के टाइम पीरियड पे जो कुछ भी हुआ उन सब के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है। और राजा कौन है यहाँ पे? तो शाहजहां है। किससे लिखवाया? तो अब्दुल हामिद लाहौरी से लिखवाया था, याद रखिएगा, ठीक है। किससे? अब्दुल हामिद लाहौरी से। उसके बाद ये जो बुक है इसका कार्य जो है कई चरणों में पूरा हुआ था। शुरुआत किसी और ने की, बीच में जो है अब्दुल हामिद लाहौरी आए, बट इनका काम भी अधूरा छूट गया था। एंड में जाकर के इसको पूरा करते हैं अब्दुल हामिद लाहौरी के शिष्य, यानी कि इनके जो है स्टूडेंट हैं मोहम्मद वारिस। तो उन्होंने जाकर के इस बुक को पब्लिश करवाया था, बट इस बुक का मेजर पोर्शन जो है वो अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है। तो आपको नाम किसका याद रखना है? अब्दुल हामिद लाहौरी का। उसके ऊपर अगर हम बात करें अबुल फजल की, ठीक है, तो अबुल फजल ने क्या लिखा है? अकबरनामा, ठीक है। अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा, ठीक है। और अबुल फजल के स्टूडेंट थे अब्दुल हामिद लाहौरी, ठीक। अच्छा देखिए, इस टाइम पीरियड पर अगर आप देखेंगे मध्यकालीन भारत पर, तो खास करके मुगल साम्राज्य में हर बादशाह ने, हर राजा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखवा रखी है, ठीक है। बादशाह अगर शुरू करें बाबर से, तो बाबरनामा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा हुआ है, अकबरनामा भी लिखा है, जहांगीरनामा लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे बादशाहनामा शाहजहां के टाइम पीरियड पे लिखा हुआ है। तो इन लोगों ने बहुत ही वैल्यूएबल अकाउंट्स छोड़ रखे हैं, जिनसे हमको इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इन्होंने जो जो विकास करवाए, जो जो डेवलपमेंट्स करवाए, उनके बारे में पता चलता है। अच्छा, अगर बात करेंगे बादशाहनामा की, तो ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? तो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, याद रखिएगा, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। और अकबरनामा भी पर्शियन लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक मोहम्मद वारिस के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक नाम बच गया, अब्दुल कादरी बदौनी, ठीक है। ये नाम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रामायण और महाभारत, एक मिनट, रामायण और महाभारत इन दोनों को ट्रांसलेट कर दिया था पर्शियन में, ठीक है। इन्होंने ट्रांसलेशन का काम किया था। अकबर के टाइम पीरियड पर ही इन्होंने ट्रांसलेशन का काम किया था, रामायण और महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। तो इतना कंटेंट आपको इससे याद रखना है। पहली चीज, बादशाहनामा किसने लिखा? तो अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा। शाहजहां के टाइम पीरियड पर लिखा, पर्शियन भाषा में लिखा। उसको बादशाहनामा को कंप्लीट करने का काम मोहम्मद वारिस ने किया, ठीक है। अबुल फजल ने लिखा अकबरनामा, अकबरनामा भी पर्शियन भाषा में लिखा हुआ है। और अब्दुल कादरी बदौनी की अगर हम बात करते हैं, तो उन्होंने रामायण और महाभारत का पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया था, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए, सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज्ड इन हड़प्पन कल्चर बिकॉज मैंने आपको मुहरों के बारे में बताया था। जो पहला चैप्टर है उसकी शुरुआत ही मुहर से होती है कि हड़प्पा की जो मुहर है वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट कलाकृति है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में जब हम मुहरों की बात करते हैं तो अधिकतर मुहरें जो हैं, याद रखिएगा, स्टीटाइट की बनी हुई मिलती हैं। किसकी बनी हुई मिलती हैं? स्टीटाइट की। तो अब उन्हीं मुहरों से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपसे बोला गया है कि इनमें से कौन कौन सा आंसर करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है या क्वेश्चन इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको इनमें से चूज करना है। तो सील्स एंड सीलिंग्स, पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन पढ़िए, इट फैसिलिटेटेड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल सही बात है। जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन थी उसको फैसिलिटेट करती थी। अगर आप देखेंगे मेसोपोटामिया में तो वहां पे हड़प्पा की सील्स पाई गई हैं, हड़प्पा सभ्यता में भी बहुत दूर दूर की सील्स पाई गई हैं। तो हमें इससे पता चलता है कि दूर संचार जो है वो सील्स से पॉसिबल होता था। एक काम करते हैं, हिंदी वालों का भी देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ए नंबर तो सही हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए जिसमें ए नंबर नहीं दिया हुआ है। तो देखिए, सेकंड और थर्ड वाले में ए नंबर नहीं दिया हुआ है तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बचा ये और ये वाला। दूसरा देखिए, मूल्यों के निर्धारण के लिए, क्या हड़प्पा सभ्यता में मुहरों का और मुद्रांककों का इस्तेमाल मूल्यों के निर्धारण के लिए होता था? क्या आपको ये बात ठीक लग रही है? मुझे तो ठीक नहीं लग रही, क्योंकि मुहरों का काम बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता था, आइडेंटिटी बताने के लिए कि मैंने अगर किसी को सामान भेजा है, मैं उसमें मुहर लगा के भेज रही हूँ तो सामने वाले को पता चल जाए कि ये सामान मेरे द्वारा भेजा गया है। तो ऐसा इसका कोई भी काम नहीं था। तीसरा क्या है, इंटैक्ट सीलिंग मेंट दैट द बैग ऑफ द गुड्स हैज नॉट बीन टेम्पर्ड विद। मतलब अगर सील लगी है तो इसका मतलब है कि किसी भी तरह की छेड़खानी जो है सामान के साथ नहीं हुई है। तो बिल्कुल सही बात है, तो कॉमन सेंस की बात है। तो ये भी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इट कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, बिल्कुल सही बात है, जो भेज रहा है उसकी आइडेंटिटी के बारे में बताता था। तो ए सही है, सी सही है, डी सही है। अब एक बार ई वाले का भी मूल्यांकन कर लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, टू प्रमोट एस्थेटिक सेंस, मतलब कि सौंदर्यीकरण के लिए यूज होता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सौंदर्य बढ़ाने के लिए मुहरों का इस्तेमाल नहीं होता था। किस लिए होता था? लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि दूर संचार के लिए यूज होता था। उसके बाद ये बताने के लिए कि किसने भेजा है ये यूज होता था। और अगर सीलिंग इंटैक्ट है तो इसका मतलब है कि जो बैग है उसको टेम्पर नहीं किया गया है। तो ए, सी और डी सही हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही आंसर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मध्यकालीन भारत से है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विजयनगर एम्पायर में जितने भी रॉयल ऑर्डर्स थे उनको श्री विरूपाक्ष करके साइन किया जाता था और इसको किस स्क्रिप्ट में किया जाता था? तो जब हम विजयनगर एम्पायर की बात करते हैं तो हरिहर और बुक्का, कौन? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इसको एस्टैब्लिश किया, ठीक है। तुंगभद्रा नदी थी, तुंगभद्रा रिवर के बेसिन पर, ठीक है, तुंगभद्रा रिवर बेसिन पर इसको स्थापित किया गया था 1336 में, ठीक है। और ये लोग जितने भी ऑर्डर्स देते थे वो श्री विरूपाक्ष के नाम पर देते थे और ये कन्नड़ स्क्रिप्ट में होता था, ठीक है। याद रखना है कौन सी स्क्रिप्ट में रहता था? कन्नड़ स्क्रिप्ट में रहता था, ठीक है। उसके बाद देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ विच वॉर ब्रिटिश गॉट इंटरेस्टेड इन माउंट आबू। अच्छा, अगर आप ब्रिटिशर्स की बात करेंगे तो उन्होंने बहुत सारे टाउन्स को एज हिल स्टेशन डेवलप किया था, उन्हीं में से माउंट आबू भी एक था। तो माउंट आबू की जब बात करते हैं तो एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान लगभग ये हुआ था, मान के चलिए 18 के आसपास हुआ था, 1918 के आसपास, सॉरी 1818 के आसपास। उसमें उसके दौरान इनका ब्रिटिशर्स का जो ध्यान है वो माउंट आबू की तरफ गया था। जब हम गोरखा वॉर की बात करते हैं तो इसके अराउंड ब्रिटिशर्स ने क्या लिया था? शिमला लिया था, ठीक है। उसके बाद सिक्किम के साथ जो वॉर हुआ था वहां से ब्रिटिशर्स ने क्या लिया? तो दार्जिलिंग लिया था, ठीक है। तो इससे आपको इतना ही ध्यान रखना है। जस्ट अ सेकेंड, एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, बोल मराठा रही हूँ, लगा मैसूर रही हूँ, खैर कोई बात नहीं। तो कौन से कोर्स के दौरान ब्रिटिशर्स को माउंट आबू में इंटरेस्ट आया था? तो एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था, वहां से इनका ध्यान किधर की तरफ गया था? तो माउंट आबू की तरफ गया था। और अगर हम गोरखा वॉर की बात करें तो यहाँ से इन्होंने क्या लिया था? शिमला लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये ईयर वाला सवाल है, अभी हम इस पे एंड पे जितने भी ईयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड गहपति। गहपति जो शब्द है इनमें से
कौन सा उसका करेक्ट मीनिंग नहीं है, नॉट द करेक्ट मीनिंग, नॉट आपको स्पेशल फोकस करना है इसके ऊपर। तो देखिए कोर्ट पोएट जो है वो गृहपति का करेक्ट मीनिंग नहीं है। गृहपति मतलब गृह का पति, गृह का स्वामी, ठीक है। सेकेंड चैप्टर का ये थर्ड चैप्टर का जो है कंटेंट है ना। तो हेड ऑफ द हाउस होल्ड बिल्कुल सही बात है। ओनर ऑफ द रिसोर्सेज ये भी ठीक है। वेल्दी मर्चेंट्स ये भी ठीक ही है, मतलब अमीर लोग रहते थे जो परिवार के प्रमुख रहते थे और संपत्तियों के स्वामी रहते थे। पर कोई भी गृहपति जो है दरबारी कवि से उसका कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। तो दरबारी कवि जो है हमारा ठीक आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि गृहपति का करेक्ट मीनिंग कौन सा नहीं है। उसके बाद आते हैं, पूछा गया है एशियाटिक सोसाइटी किसने बनवाई, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। कहाँ पे की थी? तो कोलकाता में की थी, ठीक है। और किस लिए की थी? ओरिएंटल स्टडीज की पढ़ाई के लिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही रहेगा। ओरिएंटल स्टडीज को बढ़ावा देने के लिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता के अंदर की गई थी, ठीक है। उसके बाद पूछा है जेम्स प्रिंसेप ने कौन सी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था। तो बहुत ही इजी सवाल है, आप देख सकते हैं बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चंस है। अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप आसानी से इनके जवाब दे सकते हैं। तो ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट की डिसाइफरमेंट जेम्स प्रिंसेप ने की थी, 1830 के अराउंड की थी। इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एपिग्राफी, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन एपिग्राफी, ठीक है। और एपिग्राफी क्या होता है? तो एपिग्राफी होता है अभिलेख पढ़ने का जो शास्त्र होता है, उसको हम एपिग्राफी बोलते हैं। जैसे हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? इतिहास, पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं? पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? रसायनों के बारे में पढ़ते हैं। तो उसी तरह से एपिग्राफी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो अभिलेखों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि एपिग्राफी क्या होती है। तो एपिग्राफी में किसके बारे में पढ़ा जाता है? अभिलेखों के बारे में पढ़ा जाता है। एक इसी से मिलता जुलता शब्द है, मिलता जुलता नहीं बट उसी कैटेगरी का शब्द है न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है। न्यूमिस्मैटिक्स इसका मतलब क्या होता है? इसमें हम कॉइन्स यानी कि सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। There are various films on partition. One such film तमस was directed by. बहुत सारी फिल्म्स बनी हुई हैं पार्टीशन के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो भारतीय इतिहास के ऊपर इन जनरल बहुत सारी फिल्म्स बनी हुई हैं, है ना। एक ऐसी ही फिल्म है तमस। इसको किसने डायरेक्ट किया था? इसके डायरेक्टर कौन थे? तो इसके डायरेक्टर कौन थे? तो गोविंद निहलानी थे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हु रोट अमर कथा। अब देखिए कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो आप इसका डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। तो अमर कथा किसने लिखी है? तो विनोदिनी दास ने लिखी हुई है, विनोदिनी दासी ने लिखी हुई है। ये एक बंगाली एक्ट्रेस थी। और अमर कथा है क्या? तो अमर कथा एक्चुअली में इन्हीं की बायोग्राफी है, ठीक है, इन्हीं की बायोग्राफी है। ये इन्होंने लिख रखी है, तो नाम याद रखिएगा। उसके बाद हाँ देखिए, अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? तो गीतांजलि याद रखिएगा। बहुत सारी और भी इनकी रचनाएं हैं बट मेन आपको कौन सी याद रखनी है? गीतांजलि याद रखनी है। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद फिर से एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्वेश्चन आ गया है और अगर आप देखेंगे तो इसमें वही चीज़ पूछी गई है कि क्या मिला और कहाँ से मिला, उसकी आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते हैं पहले और फिर देखते हैं कि क्या चीज़ कहाँ कहाँ से मिली है। तो लैपिस लजूली की अगर हम बात करें तो ये हमें शोरतुगाई से मिला है, यानी कि अफगानिस्तान में जो शोरतुगाई है वहाँ से हमें लैपिस लजूली मिला है। तो ए का क्या हो गया? 2। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शंस में ए का 2 है। तो ए का 2 है, एक तो सेकंड वाले में है, एक तो फोर्थ वाले में है। तो 1 और 3 तो पहले ही गलत हो गए, है ना, इनको हटा दीजिए यहाँ से। अब देखते हैं सेकंड और फोर्थ वाले में कौन सा सही है। अब बी वाले की तरफ बढ़ते हैं। तो कार्नेलियन के बीड्स कहाँ से मिले हैं? तो कार्नेलियन के बीड्स मिले हैं लोथल से, ठीक है। उसके बाद देखेंगे शेल। तो शेल कहाँ से मिला है? नागेश्वर और बालाकोट से, क्योंकि नागेश्वर और बालाकोट कहाँ पे थे? समुद्र के तट पे स्थित थे, तो वहाँ से शेल मिला है। और स्टीटाइट कहाँ मिला है? सीधे सीधे देखिए राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से। तो बी का क्या हो जाएगा? 4। और बी का 4 किस में है? फोर्थ ऑप्शन में है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मतलब जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं उसमें आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक आता है तो उसके बेसिस पर आप जो गलत ऑप्शन हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं
और फिर एक सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है, लैंड दिया गया है, ठीक है, मतलब भूमि के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि उनका वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है। तो जब हम पोलज लैंड की बात करते हैं, पोलज जमीन की बात करते हैं, तो ये बहुत ही फर्टाइल जमीन होती है जिसको हर साल जोता जाता है। तो ए का क्या हो जाएगा 2, यानी कि ये हर साल जोती जाती है। तो देखिए ए का 2 कौन कौन से उसमें ऑप्शंस में दिया गया है, सेकंड और फोर्थ में। तो फर्स्ट और थर्ड तो वैसे भी गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिए बंजर, अगर आपको परौती और चाचर नहीं भी पता है तो आप देखिए बंजर जमीन जो ऐसी होती है जो एकदम खराब टाइप की जमीन होती है, जिसको 5-6 वर्ष तक ऐसे पड़ा रहने दिया जाता है ना, कोई उसमें कुछ भी खेती वगैरह नहीं की जाती है, अनकल्टिवेटेड रहता है। तो बंजर डी का क्या हो जाएगा 4, है ना। देखिए अब देखिए कौन से में डी का 4 है, तो डी का 4 किस में है, सेकंड वाले में है, ठीक है। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप बिना सारे ऑप्शंस को जाने भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सॉल्ट मार्च 1930 में कहाँ से शुरू हुआ था। जब हम सॉल्ट मार्च की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि नमक सत्याग्रह की बात करते हैं, नमक आंदोलन जो हुआ था तो किसके नेतृत्व में हुआ था, सबसे पहले तो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था, साबरमती से शुरू हुआ था। साबरमती कहाँ पे है, तो गुजरात में है, ठीक है। और दांडी पे जाकर के खत्म हुआ था, ठीक, दांडी पे जाके खत्म हुआ था। यहाँ पे गांधी जी ने नमक से रिलेटेड जो लॉ था ब्रिटिशर्स का, जो टैक्स लगाया था ब्रिटिशर्स ने नमक के ऊपर, तो गांधी जी ने दांडी पे जाके नमक बनाया था और इस जो नियम है उसका विरोध किया था, ठीक है। और इसके बाद अगर आप एक और चीज़ देखें तो 1931 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी। क्या हुई थी, तो गांधी जी और गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, ठीक है। इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आ गया है भक्ति मूवमेंट से। भक्ति मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उससे पूछे भी जा चुके हैं। तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आया है, तो इसको भी देख लीजिए। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति के बारे में। तो जब हम भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं तो भक्ति मूवमेंट दरअसल धार्मिक सुधार आंदोलन था जो कि मध्यकालीन भारत से ऑलमोस्ट शुरू हुआ था। सबसे पहले साउथ इंडिया से शुरू हुआ था, फिर वहां से बढ़ते बढ़ते ये नॉर्थ इंडिया और पूरे भारत देश में फैला था, ठीक है। तो पहला जो इसका ऑप्शन है वो बोल रहा है सगुन भक्ति वाज अ वर्शिप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, निराकार, है ना, जिसका कोई रूप नहीं है। तो दरअसल भक्ति मूवमेंट जो है वो 2 फॉर्म्स में प्रोग्रेस हुआ था, सगुन भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो सगुन भक्ति वाले जो थे ना वो गॉड के फॉर्म की पूजा करते थे, मतलब रूप की पूजा करते थे, है ना। और निर्गुण वाले जो थे वो निराकार ईश्वर की पूजा करते थे। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो जाएगा, है ना, ये तो गलत है। पूछा क्या गया है कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो अब जिनमें ए दिख रहा है उनको तो पहले ही रिमूव कर दीजिए, है ना, ये दोनों गलत हो गए। अब बाकी के इवेलुएट करते हैं, ठीक है। निर्गुण भक्ति इंक्लूडेड ट्रेडिशंस दैट फोकस्ड ऑन वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डीटीज सच एज शिव एंड विष्णु। तो निर्गुण उपासना जो थी दरअसल आप देखेंगे अगर हिंदी वाले में देखें तो निर्गुण भक्ति में शिव विष्णु इत्यादि विशिष्ट देवताओं की पूजा पर केंद्रित परंपरा सम्मिलित थी। तो ऐसा नहीं है, जो शिव विष्णु इत्यादि की उपासना होती थी वो सगुण भक्ति में होती थी। निर्गुण भक्ति में निराकार भगवान की पूजा होती थी, मतलब भगवान का कोई आकार जो है वो इस पर ये विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। तो अगर आप यहाँ से देखें तो बी वाला भी गलत हो गया, बचा कौन सा, ए वाला, तो वही आपका सही हो जाएगा। बट फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है, अलवार्स एंड नैनार्स इनिशिएटेड अ मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भक्ति मूवमेंट था वो साउथ इंडिया से शुरू हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 जो है तमिल पोएट्स थे जहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन, अलवार और नैनार। ये दोनों ही तमिल कवि थे, ठीक है। नैनार, जो अलवार थे वो विष्णु के उपासक थे और जो नैनार थे वो शिव जी के उपासक थे। तो आपको याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, देखिए नैनार में क्या है, नयन दिया गया है, तीसरा नयन किसके पास होता है, शिव जी के पास होता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि जो नैनार हैं वो शिव जी के उपासक हैं और जो अलवार हैं वो किसके उपासक हैं, विष्णु जी के उपासक हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो अलवार एंड नैनार जो थे इनका उदय हुआ साउथ इंडिया में। किस लिए उदय हुआ, तो उस समय ब्राह्मणों का जो डोमिनेंस था उसको काउंटर करने के लिए और वहाँ पे जो भी कास्ट सिस्टम था उससे रिलेटेड
रिलेटेड जितनी भी कुरीतियां जो है समाज में प्रचलित थी उनके अगेंस्ट हुआ था, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर क्या है, अंडाल सॉ हर सेल्फ एज बिलवेड ऑफ विष्णु एंड हर वर्सेस एक्सप्रेसेस लव फॉर द डीटी। तो अंडाल जो है, अगर हम अंडाल की बात करें तो याद रखिए ए फॉर अंडाल, ए फॉर अलवार। तो अंडाल कौन है, एक अलवार सेंट है, ठीक है। अंडाल जो है वो एक अलवार सेंट है, और क्योंकि अलवार जो है वो विष्णु जी के उपासक थे, तो अंडाल भी कौन थी, विष्णु जी की उपासक थी, और वो जो है बहुत सारी कविताएं लिखती थी जिनमें वो बताती थी कि वो कितना विष्णु भगवान को समर्पित हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और चीज़, जो अंडाल थी वो ओनली फीमेल अलवार सेंट थी, मतलब जितने भी अलवार थे 12 अलवार थे, ठीक है, उनमें से जो इकलौती फीमेल थी वो कौन थी, अंडाल थी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सही है, कराईकल अमैयार वॉज अ डिवोटी ऑफ शिवा हु अडॉप्टेड द पाथ ऑफ एस्केटिसिज्म। बिल्कुल ठीक बात है, कराईकल अमैयार कौन थी, शिव की डिवोटी थी, यानी कि ये कौन थी, एक नैनार सेंट थी। तो अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम बहुत डिटेल में अपनी क्लास में भक्ति मूवमेंट जब पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं अभी आपको एक बैकग्राउंड दे रही हूँ। तो आपको इतना समझना है कि पहली बात, भक्ति मूवमेंट क्या है, तो एक धार्मिक सुधार का आंदोलन है जो मध्यकालीन भारत में दक्षिण भारत से शुरू होता है और धीरे धीरे करके पूरे भारत देश में फैलता है। इसका उदय जो है वो ब्राह्मणों के डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए और समाज और धर्म में सुधार के लिए शुरू होता है। साउथ इंडिया की बात करेंगे तो अलवार और नैनार नाम के 2 तमिल ग्रुप्स होते हैं जहां से ये शुरू होता है। अलवार जो है वो विष्णु उपासक होते हैं, 12 होते हैं, और नैनार कितने होते हैं, 63 होते हैं। नैनार जो है वो शिव उपासक होते हैं, ठीक है। उसके बाद अलवार में एक इंपॉर्टेंट नाम आता है किसका, अंडाल का, ठीक है। अंडाल कौन है, एक स्त्री है जो कि विष्णु उपासक है, ठीक है, और ओनली अलवार सेंट है, यहाँ पे ओनली फीमेल अलवार सेंट है। नैनार की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 मेन फीमेल सेंट्स हैं, उनमें से एक कौन है, तो कराईकल अमैयार हैं, ठीक है। इतने नाम आपको याद रखने। नॉर्थ इंडिया में अगर आप बात करेंगे तो फीमेल्स में इंपॉर्टेंट नाम किसका आता है, मीराबाई का आता है। बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं, तुलसीदास हो गए, है ना, सूरदास हो गए, उसके बाद गुरु नानक वगैरह हो गए। तो ये सब इंपॉर्टेंट नाम हमारे सामने आते हैं। तो ये भक्ति मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पन सभ्यता में कौन सी साइट्स ऐसी थी जो क्राफ्ट प्रोडक्शन को एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड थी। तो ऐसी साइट कौन सी थी, चनहुद्रो थी। बहुत ही छोटी सी साइट थी, बहुत बड़ी नहीं थी, बट यहाँ पे क्राफ्ट का अच्छा खासा काम होता था। और ये हमें कहाँ कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बीड्स हमको अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज की मिली हैं। यहीं से हमको बहुत सारी ड्रिल्स वगैरह भी मिली हैं जिनका काम ज्वेलरी मेकिंग में होता था, ठीक है। मोहनजोदारो की बात करें तो यहाँ से क्या मिले हैं, 700 कुएं मिले हैं, 700 वेल्स मिले हैं, है ना। उसके बाद यहाँ से ग्रेट बाथ मिला है, स्नानागार वगैरह भी मिला हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद बोला गया है, नेम द जज हु प्रेसाइडेड ओवर महात्मा गांधी ट्रायल इन मार्च 1922। अच्छा, 1922 में गांधी जी के ऊपर सेडिशन का केस दायर किया जाता है, यानी कि देशद्रोह का केस दायर किया जाता है, ब्रिटिशर्स करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कौन जज होते हैं, तो C.N. ब्रूमफील्ड का नाम जो है आपको याद रखना है। तो C.N. ब्रूमफील्ड जो है वो जज रहते हैं और वो महात्मा गांधी के केस के ऊपर प्रेसाइड करते हैं। तो इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, जो मैं आपको बता दूं, तो हड़प्पन सभ्यता से जैसे आपने देखा कि कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आपको हड़प्पा सभ्यता से क्या याद रखना है कि कौन सी चीज़ मिली, कहाँ से मिली, ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड थे। क्वेश्चंस जनरली बहुत ही डायरेक्ट है ना। एक चीज़ छूट गई, हमारी जो ईयर वाले क्वेश्चंस थे वो छूट गए हैं। तो एक बार फटाफट से हम ईयर वाले क्वेश्चंस अपने कवर कर लेते हैं ताकि हमारे सारे क्वेश्चंस ओवरऑल होलिस्टिकली कवर हो जाएं, ठीक है। तो अब हम ईयर वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अरेंज करना है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि क्रम में अरेंज करना है, पहले क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ, ऐसा करके, ठीक है। तो पहला चीज़ है कॉर्नवालिस कोड कब इनेक्ट हुआ था। तो पहले हम लिख लेते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ, उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो ये हुआ 1793 में, ठीक है।
उसके बाद ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, मतलब जो कैपिटल है हमारी उसको ट्रांसफर कर दिया गया था कलकत्ता से दिल्ली तक की। तो ये कब हुआ था? 1911 में हुआ था, 12 दिसंबर 1911 में हुआ था। फिर रेलवे चलाई गई थी बॉम्बे टू थाने, सबको पता होगा 1853, लॉर्ड डलहौजी का इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो 1857 में इस्टेब्लिश हुई थी। और मद्रास के हार्बर को कंप्लीट करने का काम कब संपन्न हुआ था? तो 1911 में हुआ था। तो अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या आ जाएगा? कॉर्नवालिस कोड, यानी कि 1793 वाला। तो ए सबसे पहले कहाँ पे दिख रहा है आपको? एक तो यहाँ पे दिख रहा है और एक कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। तो ये दो ऑप्शंस तो पहले ही गलत हो जाएंगे, है ना। दूसरे नंबर पे देखिए 1793 के बाद क्या आएगा? सी नंबर आएगा 1853 वाला। तो देखिए ए के बाद सी ये वाला आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था ऐसे ही क्रोनोलॉजी के ऊपर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ऊपर जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको जो है डेट्स जो है वो याद होनी चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। एक ये क्वेश्चन आया है ना, क्लासेस में भी मैंने डिस्कस किया था, बट अभी आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हुए चलिए इसकी डेट्स की बात करते हैं। तो एंड ऑफ मौर्य रूल कब हुआ था? 185 BCE के अराउंड जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। गुप्ता रूल की शुरुआत 320 CE के अराउंड पे हुई थी। एग्जैक्ट डेट्स जो है आप डेट्स जहाँ भी देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट में मिलेंगी, कहीं पे कोई हिस्टोरियन कुछ कह रहा है, कोई हिस्टोरियन कुछ कह रहा है, बट आपको NCERT को बेस बुक मान के चलना है, ठीक है। कनिष्क का एक सेशन हुआ था 78 CE के अराउंड पे, है ना। ये भी अप्रोक्सीमेट ही है, इसमें भी बहुत सारी डिबेट्स हैं। इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोन, अलेक्जेंडर का इन्वेजन कब हुआ था? तो 327 BCE से लेकर के 325 BCE तक हुआ था। ये इसको कहते हैं, अगर आपको याद हो, अगर आपने एक सीरियल आया था बीच में पोरस करके, वो देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ हाइडेस्प्स, ठीक है। यहाँ पे लिख दें, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, तो आपको याद रहेगा बैटल ऑफ हाइडेस्प्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो पहली बात तो यही हुआ, डी वाला, है ना, सबसे पुराना इंसिडेंट जो है वो यही है। और उसके बाद राइज ऑफ चालुक्याज इन कर्नाटक, तो पुलकेशिन आए थे जब 543 के अराउंड, तब ये काम हुआ था 543 CE में, ठीक है। तो अब इसको हमको लाइन से अरेंज करना है, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ? डी वाला हुआ, इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोन। तो पहले जहां जहां पे डी नहीं है उनको तो पहले ही हटा दीजिए, ठीक है। इसमें है डी, जस्ट अ सेकेंड, डी सब में ही है। अच्छा हाँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना, तो सारे क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो सबसे पहले जिसमें डी नहीं है उनको हटा दीजिए, तो इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए, क्योंकि डी वाला काम सबसे पहले हुआ है, इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोन। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हुआ मौर्य साम्राज्य का पतन, ठीक है। तो डी के बाद क्या आया? ए। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपके क्वेश्चंस सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आई होप ये सभी ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आ गए होंगे। आपको अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शंस में मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और आई होप कि आपने ये क्लास को एंजॉय किया होगा। और इसी तरह से आप PYQs कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि PYQs कंप्लीट करना काफ़ी ज़रूरी है हिस्ट्री में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।